मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 5.1 में पढ़ा था एसी थ्योरी के, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और जो बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक किए थे। तो उसी सीरीज में चलते हुए आज हमारा लेक्चर है 5.2 एसी थ्योरी। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन बोलता है वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरकीय परिपथ में धारा होती है। देखिए, मैंने कल आपको 3 सर्किट बताए थे, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट। मैंने बताया था कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, प्रेरकीय परिपथ होता है, उसमें जो धारा होती है वो लैग करती है, जो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और जो कैपेसिटिव सर्किट होता है वो हमारा, उसमें जो धारा होती है वो लीड करती है, यानी वोल्टेज से आगे चलती है, जो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और हमने तीसरा सर्किट देखा था रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट देखा था। उसमें जो धारा और वोल्टेज होता है वो एक साथ चलता है, उसका यानी जो पावर फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 0 होता है, तो जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं और रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। तो इसने पूछा है कि प्रेरकीय परिपथ यानी इंडक्टिव सर्किट में जो धारा होती है वो किस तरह की होती है, यानी जो धारा होती है वो वोल्टेज से पीछे होती है, यानी जो धारा होती है वो लैग करती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। ए हमारा फेज में, जो कि रॉन्ग आंसर है। बी लीडिंग में, लीडिंग धारा हमें देखने को मिलेगी कैपेसिटिव सर्किट में। और जो ऑप्शन सी है वो हमारा लैगिंग में, यानी जो धारा है वो वोल्टेज से पीछे है, जो लैग कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैगिंग में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कहता है कि 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाली चौक कॉइल का प्रतिघात क्या होता है। देखिए, इसने क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी हमारी है 100 हर्ट्ज। फिर दिया है कि 2 हेनरी वाली चौक कॉइल, यानी जो इंडक्टिव है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, वो दिया है 2 हेनरी। तो इसका प्रतिघात पूछा है। प्रतिघात वह होता है, प्रतिघात देख लेते हैं हम। जो प्रतिघात वो गुण होता है जिसके कारण जो हमारा प्रेरक होता है वो धारा में उत्पन्न विरोध का विरोध करता है, वो हमारा कहलाता है प्रतिघात, यानी XL, जिसे XL से डिनोट करते हैं। XL होता है हमारा ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ये हम सबको पता है कि जो ओमेगा होता है वो 2πf होता है और इंटू L। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तब देखते हैं क्या आता है हमारा। देखते हैं कि 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 इंटू F। देखो फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 100 हर्ट्ज, इंटू जो हमारा L है, प्रेरक है, इंडक्टर है, वो हमारा क्या है 2। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा 1256 ओम। क्या देखने को मिलेगा 1256 ओम। कैलकुलेटर में इसका सोल्व करो, इसको 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 2, तो क्या देखने को मिलेगा हमें 1256 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, 1256 ओम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 में कहता है कि प्रतिरोध R2 में कितनी वोल्टेज होगी जब निम्न परिपथ में स्विच S1 खुला है। देखिए, इसने हमें परिपथ दिया है और S1 हमारा ओपन है, यानी जो हमारा S1 है इसमें हमारा फेज नहीं जा रहा है। तो फिर देखते हैं हमारा B और Y है। B Y में हमारा करंट जा रहा है, फेज जा रहा है। तो इसने पूछा है जो R2 है, R2 यानी 20 ओम है, उसमें वोल्टेज कितनी होगी। देखिए, जो हम जानते हैं स्टार कनेक्शन होता है, जो हमारा स्टार कनेक्शन में जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है यानी VL होती है वो √3
3 इंटू वी यानी फेस वोल्टेज के बराबर होती है। और जब हम फेस वोल्टेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, VL लाइन वोल्टेज को डिवाइड करेंगे √3 से, ये हमारा निकल जाएगा फेज वोल्टेज। देखिए हम बता देते हैं जो हमारी फेज वोल्टेज होती है वो हमारी होती है किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज कहलाती है हमारी फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज होती है हमारी किसी दो फेजों के बीच में, यानी एक हमारा फेज है R, एक हमारा है Y फेज, तो किन्हीं दो फेजों के बीच में मापी गई वोल्टेज कहलाती है हमारी VL यानी वोल्टेज लाइन। तो यहाँ पे देखते हैं इसने हमें VYB यानी दो फेजों के बीच में मापी गई है, ये हमारी क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो इसने दिया है कि VYB इक्वल टू 380 वोल्टेज। और हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, R2 में निकालनी है वोल्टेज। यानी R2 में हम जब देखेंगे, तुम देखो कि बीच में हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिला हुआ है, स्टार पॉइंट बोलते हैं जिसे, न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं। जब हम उस पॉइंट पर यानी न्यूट्रल और वाई फेस में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फेज वोल्टेज। अभी बताया कि फेज वोल्टेज हमारा होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3। लाइन वोल्टेज हमें दिया है तो हम जब निकालेंगे फेज वोल्टेज निकालेंगे हम, यानी RY में वोल्टेज निकालेंगे तो हमें देखने को मिलेगा लाइन वोल्टेज हमारी है 380 वोल्ट अपॉन √3। तो जब हम √3 से 380 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 190 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 190 वोल्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहता है, ये कहता है कि नीचे दर्शाई कुंडली में एमीटर का पाठ्यांक क्या है। देखिए कुंडली में पूछा है कि जो हमारा एमीटर का पाठ्यांक होगा वो हमारा क्या होगा। देखिए जो इसने कुंडली दी है एक्सेल, देखिए 25 ओम है। 25 ओम में पूछा है कि जो कुंडली है इसमें धारा कितनी बहेगी। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो धारा आ रही है वो हमारी 4 एम्पियर आ रही है। और 4 एम्पियर आने के बाद 1 एम्पियर हमारी जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है हमारी कैपेसिटर में। और जो हमारी हम जानते हैं KCL हमारा बोलता है कि आने वाला करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है I2 + I3 यानी आउटपुट करंट के योग के बराबर। तो हम जब देखेंगे कि हमारा 4 एम्पियर आ रहा है और 1 एम्पियर कैपेसिटर में जा रहा है, तो जो हमारा I3 बचेगा वो हमारा 4 में से जब 1 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 3। तो जो हमारा कुंडली में करंट जाएगा वो जाएगा हमारा 3 एम्पियर। तो इसलिए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक प्रेरकीय परिपथ में 0.015 हेनरी प्रेरक के साथ श्रेणी में 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा है, ज्ञात करें धारा। और दूसरा बोला है 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट आपूर्ति के आर पार जोड़ने पर शक्ति गुणांक होगा, यानी पावर फैक्टर। और हमारा जो हमारा पावर फैक्टर पूछा है इसने और धारा पूछी है। देख लेते हैं सर्किट किस प्रकार दिया है। इनने सर्किट में कहा है कि एक इंडक्टर जुड़ा है, एक रजिस्टर जुड़ा है श्रेणी क्रम में। ये हमारा हो गया इंडक्टर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। वोल्टेज दी है इसने कि 200 वोल्टेज है और 50 फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज हमारी 200 वोल्ट है। आई हमें निकालना है और पावर फैक्टर हमें निकालना है। जो हमें इंडक्टर दिया है वो दिया है 0.015 हेनरी और जो रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 2 ओम। तो हम जानते हैं कि जो हमारी आई होती है, जब हमें आई निकालना पड़ेगा तो हमें आई के बारे में देखना पड़ेगा। जो आई होती है वो होती है V/Z। अब देखते हैं कि आई तो हमें निकालना है। जी हमारा होता है इम्पीडेंस, यानी टोटल जो बाधा हुई है वो हमारी क्या होती है, प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है। वोल्टेज हमारे दी है कि 200 वोल्ट है, लेकिन हमें जेड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जेड निकाल लेते हैं। जेड इम्पीडेंस होता है हमारा जेड इक्वल टू अंडर रूट, जो ये हमारा कौन सा सर्किट है, ये हमारा
RL सर्किट है तो हमें इसमें क्या जेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो देखो XL स्क्वायर हमारा क्या है, XL स्क्वायर हमारा है जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा XL है, ठीक है। तो XL जब हमें इसने दिया है कि L हमें दिया है 0.015 हेनरी, जब XL निकालेंगे, XL हमारा होता है ओमेगा L, ओमेगा का मान होता है 2 पाई F इंटू L। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 1.4 इंटू F दिया है 50 हर्ट्ज इंटू L दिया है 0.015 हेनरी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.71, क्या मिल जाएगा 4.71। तो हमें XL की हमारी वैल्यू आ गई। R की हमें पता है कि 2 ओम है, तो जब हमें इसमें वैल्यू पुट करेगा तो Z इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस XL हमारा 4.71 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Z अंडर रूट 26.18, इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.12 ओम। ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये Z की। अब हम इस फॉर्मूले में आते हैं दोबारा, I इक्वल टू V अपॉन Z यानी वोल्ट अपॉन इम्पिडेंस। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या V हमारी क्या है 200 वोल्ट अपॉन Z हमारा क्या आया 5.12 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो हमारी धारा आएगी, करंट आएगा, वो हमें मिलेगा 39 एम्पियर। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है 39 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि धारा कितनी बहेगी, 39 एम्पियर बहेगी। दूसरे पार्ट में पूछता है कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो हमारा क्या होगा। पावर फैक्टर होता है हमारा R अपॉन Z। क्या होता है, R अपॉन Z। R हमारा है 2, Z हमारा क्या आया 5.12 ओम, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 को 5.12 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखने मिलेगा 0.39। क्या आ गया हमारे, ये आ गया हमारा पावर फैक्टर। दूसरे सेक्शन में पूछा था कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो जो फर्स्ट आंसर आया हमारा वो आया है 39 एम्पियर, सेकंड आंसर आया हमारा 0.39 पावर फैक्टर। तो देखते हैं ऑप्शन ए में ही हमें मिला है कि 39 एम्पियर और 0.39 पावर फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 39 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.39। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 में कहता है कि धारितीय प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। देखिए जो धारितीय प्रतिघात होते हैं, क्या होता है धारितीय प्रतिघात, यानी जो हमारी धारिता होती है वो तो होती है हमारी C, और जो हमारा धारितीय प्रतिघात होता है वो हमारा XL होता है। XL होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी XL नहीं XC, 1 अपॉन ओमेगा C। हमें पता है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये F क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो धारितीय प्रतिघात है ये किसका विलोमानुपाती है, फ्रीक्वेंसी का। यानी हमें देखने को मिल रहा है जो हमारी धारितीय प्रतिघात है वो व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी के। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है फ्रीक्वेंसी का अनुक्रमानुपाती, नहीं जी ये तो हमारा व्युत्क्रमानुपाती है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ जी ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी के उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला 22 में देखते हैं क्या कहता है। 22 में कहता है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। देखिए हम जानते हैं कि हमें मिला हुआ है, हमें क्या मिला हुआ है, ये किस प्रकार का सर्किट है, सीरीज है या पैरेलल है। 50 माइक्रोफैरड, ठीक है, 50 वोल्ट 50 वोल्ट। ये कह रहा है कि जो यहाँ पे हमें सोर्स दिया है,
जो ये सोर्स लगाया है इसका कितना वोल्ट होगा, इसकी कितनी मात्रा होगी वोल्टेज की। तो हमें पता है कि समांतर में प्रत्येक शाखा में बराबर वोल्टेज जाती है। तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, इस शाखा में भी 50 है, इस शाखा में भी 50 है। तो समांतर में है ये दोनों शाखा, तो जो हमारा टोटल सोर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आता है हमारा 50। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 में कहता है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या है। देखिए धारितीय प्रतिघात का मात्रक जो होता है, धारितीय प्रतिघात अभी बताया था मैंने, जो हमारा XC होता है उसका जो मात्रक होता है वो हमारा ओम होता है। चाहे XL हो, प्रेरकीय प्रतिघात हो, उसका भी मात्रक ओम होता है। चाहे हमारा प्रतिरोध हो, उसका भी मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। ओम मीटर होता है हमारा स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का, एम्पेयर होता है हमारा धारा का। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। एक सर्किट में 10 एम्पेयर की धारा 30 डिग्री लैग के साथ बहती है। जब लगाई गई वोल्टेज 100 वोल्ट है तो सर्किट की प्रतिबाधा और प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा इसने कहा है कि 30 डिग्री लैग करती है, यानी लैग कर रही है, तो हमारा सर्किट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24। लैग कर रही है तो कौन सा होगा हमारा, अभी बताया था लैग कर रही है तो इंडक्टिव सर्किट होगा। तो सर्किट बना लेते हैं। इसमें कोई इंडक्टर जुड़ा है और यहाँ पे वोल्टेज जुड़ी है। ये कहते हैं कि धारा जो बह रही है इसमें 10 एम्पियर बह रही है, जो वोल्टेज जुड़ा है वो हमारा 100 वोल्ट का है। ठीक है, अब हमें धारा मिल गई है, वोल्टेज मिल गया है। फिर हम उसी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 20। ये फॉर्मूला देखो, याद करो, I = V/Z। I = V/Z हम किस लिए लगा रहे हैं, हमें ज़रूरत है प्रतिबाधा की, इम्पीडेंस की। ठीक है जी, किसकी ज़रूरत हमें, इम्पीडेंस की। तो हमें पता है कि I = V/Z। हमारे पास में I की भी वैल्यू है और V की भी वैल्यू है। तो हम जब Z को इधर लाएंगे तो V के नीचे आ जाएगा, तो Z बन जाएगा V/I। V की वैल्यू हमारे पास में है 100 अपॉन I की वैल्यू हमारे पास में है 10, तो Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10। इम्पीडेंस हमें मिल जाएगा 10 ओम। ओके, क्या मिल जाएगा, 10 ओम। तो पहला पूछा था इनने प्रतिबाधा, वो हमारा आ गया 10 ओम। दूसरा देखते हैं, दूसरा पूछा है इसने प्रतिघात। क्या पूछा है, प्रतिघात। प्रतिघात समझते होंगे आप, क्या होता है। प्रतिघात होता है हमारा, जो हमारा होता है धारितीय XC। ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो पूछा है इसने। ठीक है, हमारा सर्किट क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। तो इसमें प्रेरकीय प्रतिघात पूछा है, यानी XL पूछा है, तो हमें XL निकालना पड़ेगा। अगर हमें XL, हम सीधा इसका XL का मान रखें 2πf × L। देखिए ना तो हमारे पास में L की वैल्यू है, ना हमारे पास में F की वैल्यू है, तो इसलिए हमारा जो ये फॉर्मूला होगा ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा Z होता है वो होता है √R² + XL², ये होता है। हमारे पास में Z की भी वैल्यू है और हमारे पास में R की भी वैल्यू है। ठीक है जी, तो हमारे पास में Z की भी वैल्यू है और XL तो हमें निकालना है, और जो हमारा R है हमारे पास में R की भी वैल्यू नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं हम, इसको फॉर्मूला को अभी बाद में यूज करेंगे, इसको यहीं पे रोको। इसने एक और चीज़ दी हमें, जो हमारा लैग कर रहा है, यानी पावर फैक्टर है हमारा 30 डिग्री। कोस जो हमारा फाई दिया है वो हमारा 30 डिग्री है, इक्वल टू हम जानते हैं पावर फैक्टर होता है हमारा, वो होता है R/Z। ठीक है जी, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इक्वल टू R/Z की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यहाँ पे क्या आया था, ये 10 ओम। तो R/ रखेंगे हम 10, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो R बराबर मिल जाएगा हमें 8.66। ये हमारा क्या आ गया, R की वैल्यू। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले पे।
फॉर्मूला है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। देखिए जेड भी आ गया हमारे पास में, आर भी आ गया हमारे पास में, अब हमारा एक्स एल आसानी से निकल जाएगा। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जेड की वैल्यू हमारी 10 ओम इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 8.66 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हमें निकालना है। जब हम एक्सएल को इधर लाएंगे एक्सएल स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 8.66 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। जब हम एक्सएल निकालेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, जब इसको सोल्व करेंगे इसका जब हमको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 26.04। तो जब थोड़ा और सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 5.1 ओम। तो देखिए जो हमारा एक्सएल है, हमारा प्रेरक के प्रतिघात है, वो हमारा आ गया 5.1 और जो हमारा इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है, वो हमारी है 10 ओम। तो इसने पूछा है कि प्रतिबाधा और प्रतिघात बताइए हमें। तो प्रतिबाधा देखिए यहाँ प्रतिघात दिया है इसने, यहाँ पे नोट करने की बात है, केवल प्रतिघात दिया है इसने यहाँ पे। और जब हमें पता लगा है कि हमारा इंडक्टिव सर्किट है तो प्रतिघात भी हमारा इंडक्टिव होगा यानी प्रेरक का प्रतिघात होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है प्रतिबाधा 10 ओम और प्रतिघात 5.1 ओम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन में कहता है कि एक संधारित्र को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया जाता है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना, जितने हम वोल्टेज से जोड़ते हैं तो उसकी रेटिंग उसकी डबल होनी चाहिए। तो इसने दिया कि तो 230 से जोड़ते हैं यानी हमारी रेटिंग क्या होनी चाहिए, 460 के करीब होनी चाहिए लगभग में। तो हमारा जो देखने को मिलता है ऑप्शन ए 230, 300, 325, देखिए 450, 460 के करीब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपको याद रखना है, जब हम कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो जितनी वोल्टेज देते हैं उसका दुगना उसका रेटिंग होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 26 में कहता है 4 पिको फैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी। इसने कहा है कि हमारे 2 संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में, ये हमारे 2 संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी हो गई वोल्टेज, इसका है 2 पिको फैराड, इसका भी 2 पिको फैराड है। तो ये पूछता है कि टोटल संधारित्र क्या होगा। देखिए हम रजिस्टर में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें तो हमारा जो श्रेणी में होता है उसमें हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। श्रेणी में हम क्या करेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जैसे हम रेजिस्टेंस में पैरेलल में फॉर्मूला लगाते थे वो हमारा यहाँ पे सीरीज में होता है, या हमें याद करना है कि सीरीज में है ये हमारा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो जब हम वैल्यू टेकेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सॉरी 2 नहीं ये 4 है, सॉरी, तो 1/4 तो हमें मिल जाएगा 2 पिको फैराड। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेना यार, भिन्न तो है ये, ठीक है। तो हमें जब सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पिको फैराड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 पिको फैराड। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 में कह सकता है कैपेसिटिव एसी परिपथ में, देखिए कैपेसिटिव सर्किट आ गया हमारा। कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारी धारा थी वो वोल्टेज से आगे चलती थी और पावर फैक्टर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में भी यही बात कह रहा है ये कि ऑप्शन ए देख लेते हैं, धारा वोल्टेज से आगे चलती है। हाँ जी, धारा हमारी वोल्टेज से आगे चल रही है, क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। बी कहता है धारा वोल्टेज के पीछे चलती है, नहीं जी, वो तो अगर धारा वोल्टेज के पीछे चलेगी तो हमारा हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। और अगर सी ऑप्शन देखते हैं तो धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है, अगर वोल्टेज के साथ साथ चलेगी तो हमारा हो जाएगा रजिस्टिव सर्किट। वोल्टेज साथ साथ चल रही है तो हमारा हो जाएगा रजिस्टिव सर्किट। डी ऑप्शन कहता है वोल्टेज धारा से आगे चलती है, यानी वोल्टेज धारा से आगे चलती है, यानी धारा हमारे पीछे है, फिर हमारा हो जाएगा वो इंडक्टिव सर्किट। तो जो हमारा ऑप्शन ए है धारा वोल्टेज से आगे चलती है वो हमारा कैपेसिटिव
एसी सर्किट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 28 कहता है कि जब शुद्ध धारिता परिपथ के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त हो, तो देखिए जब शुद्ध कैपेसिटर होता है हमारा, फिर देखते हैं हम अपना कैपेसिटिव सर्किट को देखते हैं कि जब हमारा शुद्ध होता है ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब हमारा शुद्ध होता है तो वो 90 डिग्री से लैग करता है। क्या करता है? 90 डिग्री से लैग करता है, यानी धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, जिसे हम चतुर्थांश चक्र में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश चक्र में क्वाड्रेटिक साइकिल बोलते हैं, यानी 90 डिग्री वोल्टेज से धारा आगे होती है। तो हमारा कैपेसिटिव सर्किट में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कहता है। ऑप्शन ए में कहता है धारा 90 डिग्री वोल्टेज के पीछे पश्चगामी चलती है। देखिए इसने धारा पीछे कर दी है 90 डिग्री, तो धारा जब पीछे चलती है वो हमें देखने को मिलता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। किस में देखने को मिलता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में देखने को मिलता है, जब धारा 90 डिग्री पीछे चलती है। फिर कहता है धारा वोल्टेज से चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश हम उसको ही बोलते हैं कि जब 90 डिग्री चलती है। तो ये कहता है चतुर्थांश चक्र में अग्रगामी, यानी आगे चल रही है धारा। तो हाँ जी, कैपेसिटिव सर्किट में जो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें हमारी धारा 90 डिग्री आगे चलती है, यानी चतुर्थांश चक्र में चलती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बार ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी में कहता है वोल्टेज अर्ध चक्र से धारा के पश्चगामी होती है। ये कहता है कि जो ऑप्शन सी में कहता है जो वोल्टेज है वो अर्ध चक्र से, यानी वोल्टेज चल रही है। ठीक है जी, ये हमारी ऐसे वोल्टेज गई। ये कहता है कि बिल्कुल जो हमारी धारा चली है वो आधे चक्र का डिफरेंस रखती है, यानी वो ऐसे चल रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आधे चक्र से कोई भी नहीं चलता, 90 डिग्री पे चलेगा। और हमारा जो ऑप्शन डी है वो कहता है अर्ध चक्र से धारा के अग्रगामी होती है, यानी जो ये वोल्टेज चल रही है, ये हमारी धारा है। ये कहता है कि जो वोल्टेज है वो आधे चक्र से आगे चलती है, वो इस प्रकार चलती है। देखो यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये भी इसका राइट है, सॉरी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन बी है वो धारा वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र में, यानी 90 डिग्री अग्रगामी होती है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 में कहता है धारिता यानी कैपेसिटेंस, धारिता कैपेसिटेंस खालिस्तान से प्रभावित नहीं होती। देखिए हम जब हमने धारिता पढ़ा था, संधारिता पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था जो हमारा C एक फॉर्मूला देखा था, C = 8.85 के जो हमारा नियतांक है, धारिता नियतांक है, इंटू A हमारा क्षेत्रफल है, इंटू n-1 हमारा प्लेटों की संख्या है, और T हमारा प्लेटों की मोटाई है, इंटू 10⁸। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, यानी एरिया के। अगर एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, संधारिता भी बढ़ेगी। और फिर देखते हैं C होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1, यानी प्लेटों की संख्याओं के सीधानुपाती होता है। प्लेटों की संख्या बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, प्लेटों की संख्या घटेगी तो ये भी घटेगा। तीसरा देखते हैं जो हमारा C संधारित्र होता है वो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है स्थिरांक या नियतांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। चौथा देखते हैं जो हमारा धारिता होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ये T/S के यानी उल्टा है, 1/T। तो हमें देखने मिल रहा है कि जो हमारा C है, अगर हमारा C बढ़ रहा है तो प्लेटों की मोटाई भी बढ़ेगी, अगर प्लेटों की मोटाई घट रही है तो हमारे जो धारिता है वो भी घटेगी, यानी एक दूसरे के ये व्युत्क्रम होता है, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो प्रभावित नहीं होती। अब हमें इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल। देखो प्लेट के क्षेत्रफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। बी कहता है प्लेटों के बीच की दूरी, इसके भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। परावैद्युत पदार्थ यानी नियतांक होता है जो हमारा पदार्थ का, उसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। और टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो उनकी मोटाई है। लेकिन जो आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, ऑप्शन डी में कह रहा है आवर्ती। देखिए जो आवर्ती है उसका तो इसमें फॉर्मूले में कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो जो हमारा धारिता है वो आवर्ती से प्रभावित नहीं होता और ना ही आवर्ती पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आवर्ती धारिता से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संधारित्र किस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। संधारित्र देख लेते हैं कौन सा कार्य किस लिए किया जाता है। संधारित्र ए देखते हैं, नियतमान संधारित्र। नियतमान संधारित्र हमारा ये याद करने की चीज है, ये डाटा है हमारा, ये याद करना है, ये टेबल आपको याद करनी है। नियतमान संधारित्र होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों उपकरणों में यूज होता है। जो ए होएगा वो दूसरे साथ मिलान होएगा। बी है हमारा परिवर्तनीय मान संधारित्र, ये होता है रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में उपयोग होता है। और सी है हमारा ऑयल प्रावैद्युत संधारित्र, ये हमारा सोडियम लैंप में यूज होता है। और समायोजनीय मान संधारित्र भी रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में यूज होता है। तो जो हम मिलान करने के बाद में हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर 5.2 में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर 5.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में कौन सा संधारित्र प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आपको टाइप्स बताएंगे, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका डायग्राम दिखाएंगे, उनको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। और इसी के साथ बने रहे हमारे लेक्चर नंबर 5.3 में। टाटा एंड बाय बाय।